दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस। दोस्तों किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी उस हाउसिंग सोसाइटी की सरकार होती है। जिस तरह से सरकार अपने जनता के कल्याण के लिए काम करती है, उसी तरह से किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की जो मैनेजिंग कमेटी होती है वह अपने मेंबर्स के कल्याण के लिए काम करती है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि जो मैनेजिंग कमेटी होती है या फिर जो चेयरमैन और सेक्रेटरी होते हैं वो अपने मेंबर्स को तरह तरह के बहाना बनाकर परेशान करते हैं। कई बार मेंबर्स के पानी की सप्लाई काट देते हैं, कई बार उलझुल शुल्क वसूलते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो उन परेशानियों से कैसे मुक्ति पाएं, मैनेजिंग कमेटी की जो जोर जबरदस्ती होती है उससे कैसे राहत पाएं। तो इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं एडवोकेट प्रदीप उपाध्याय जी। प्रदीप उपाध्याय जी हाउसिंग सोसाइटी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करवाते हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि जो हाउसिंग सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी के लोग परेशान करते हैं, किस तरह की परेशानियां अपने मेंबर्स को वो करते हैं और इसका समाधान क्या है। प्रदीप जी, हमारे यूट्यूब चैनल हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, सबसे पहले ये बताइए कि मैनेजिंग कमेटी की क्या क्या हक दिए हुए हैं, क्या उनको हक मिला हुआ है कि वो अपने मेंबर्स को परेशान करे जानबूझ करके? देखिए, मैनेजिंग कमेटी को स्पेसिफिकली पावर दिया गया है कि आप सोसाइटी को कैसे चला सकते हैं, किस तरीके से उसको जो है रन कर सकते हैं। सोसाइटी को, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक बाईलॉज बनाया हुआ है ऑलरेडी, और उसके आधार पे ही उनको जो है सोसाइटी का फंक्शन करना होता है। ओके। लेकिन कमेटी मेंबर्स को परेशान करने के लिए, अपने ही रहवासियों को परेशान करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो आमतौर पर कई तरह की समस्याएं मतलब खड़ी करते हैं मैनेजिंग कमेटी के लोग। आपके पास किस तरह की समस्याएं आती है? लोग क्या क्या परेशानियां लेकर के आते हैं आपके पास? देखिए, हमारे पास बहुत तरह तरह की परेशानी लोग इस सोसाइटी का लेके आते हैं। समटाइम्स ये होता है कि हमारा मेंटेनेंस जो है हम दे रहे हैं कंटिन्यू, फिर भी हमारा वाटर डिस्कनेक्शन कर दिया जाता है सोसाइटी द्वारा। समटाइम्स ये होता है कि हमको इलीगल तरीके से पेनल्टी चार्ज कर दिया गया है। समटाइम्स ये होता है कि हमसे एक्स्ट्रा जो है ट्रांसफर चार्जेस मांगे जा रहे हैं। इस तरह की परेशानियां मेंबर्स के द्वारा सोसाइटी के अगेंस्ट में रेज की जाती रही है। तो मान लिया कि किसी का पानी कनेक्शन काट दिया गया हो मैनेजिंग कमेटी द्वारा या चेयरमैन सेक्रेटरी द्वारा, तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? आप क्या मतलब सलाह देंगे उनको? देखिए, मैं तो सलाह यही दूंगा, क्योंकि सोसाइटी को कोई भी पावर नहीं है कि वो वाटर डिस्कनेक्शन कर सके किसी भी मेंबर्स का। ओके। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, अगर आपका उनका मेंटेनेंस नहीं आ रहा है तो मेंटेनेंस रिकवरी के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट में जाकर के उनसे ऑर्डर लेकर के रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन वो वाटर डिस्कनेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर डिस्कनेक्शन क्या है, ये इसेंशियल कमोडिटी में आता है, और इसेंशियल कमोडिटी का कोई भी डिस्कनेक्शन का पावर सोसाइटी को नहीं है। एक तरह से जो मूल अधिकार है, जीने का अधिकार, उस पर भी तो वो दिक्कत पैदा होती है। जी हाँ, उस पर भी ये जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ में वाटर इज एसेंशियल, तो इसके लिए ये भी जरूरी है, और सोसाइटी को इसके बारे में कोई भी अधिकार नहीं। इसके अलावा मेंटेनेंस अगर नहीं भी दे रहा है तो पेनाल्टी तो लगाते हैं। करेक्ट। तो ऐसे में फिर एक और एक्शन सपोज अगर मेंटेनेंस नहीं भी दे रहा है तो भी आप वाटर डिस्कनेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि मेंटेनेंस के अगेंस्ट में आप 18% चार्जेज कंटिन्यू हर मंथ इंक्लूड करते जाते हैं। और अगर उनका रिकवरी आपसे नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए रजिस्ट्रार को पावर दिया गया है, सेक्शन 101 में प्रोविजन दिया हुआ है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में। आप जाकर के उससे रिकवरी करिए, लेकिन आप वाटर डिस्कनेक्शन किसी का मत करिए। नहीं कर। अच्छा, कई जो मैनेजिंग कमेटी के लोग हैं उनकी समस्या ये आती है कि उन्होंने रिकवरी के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार के हाथ गए तो हैं, लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार रिकवरी एजेंट भेजने में देरी कर रहा है। तो ऐसे में फिर क्या उपाय रहता है मैनेजिंग कमेटी? रिकवरी एजेंट क्या होते हैं, और डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा ही अथोराइज किए जाते हैं। ठीक है। तो अगर वो वहाँ पे डिले कर रहे हैं तो आप वहाँ को खुद अप्रोच करिए। अच्छा। और बोलिए कि सर ऐसा इसमें इस तरह की हमारी परेशानी आ रही है, तो आप इसमें स्पेसिफिकली इसमें जो है जल्दी से जल्दी इसका निपटारा किया जाए। ठीक है। आपके पास किसी ऐसे लोगों का शिकायत आई है क्या कि उनका पानी बंद कर दिया गया हो? तो फिर आपने ऐसे में क्या किया? हाँ, रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले की बात है। अच्छा। ईस्ट में एक साई नेत्रा सोसाइटी है। ओके। नाला सुपारा ईस्ट में ही साई नेत्रा सोसाइटी है। जी। और हमारे एक मित्र हैं, हमारे भाई लगेंगे। जी। उनका फ्लैट है, उन्होंने अभी जस्ट अप्रैल में रेंट आउट किया था उसको। जी। सोसाइटी ने वहां पे क्या किया, एक रेजोल्यूशन अपने रजिस्टर में बना लिया, कमेटी ने खुद ही, कि जो भी अपना रेंट आउट करेगा फ्लैट, या जब भी उसको सेल आउट करेगा, तो उसका 20% ब्रोकरेज का 20% आपको सोसाइटी फंड में जमा करना होगा, जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। बिल्कुल।
और इसलिए हमने जो है उसको लेकर के हमने फिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। पुलिस स्टेशन में उन दोनों पार्टियों को बुलाया गया और वहां पे पुलिस स्टेशन से पुलिस ऑफिसर ने स्ट्रिक्टली उनको डायरेक्शन दिया कि आप पानी बंद मत करिएगा, पानी बंद करना आपका अधिकार नहीं है। और इस तरह की गलती सोसाइटी के, मैं ये भी सलाह भी देना चाहूंगा सोसाइटी के कमेटी और मेंबर्स को कि आप इस तरीके की गलती दोबारा न करें। इसके अलावा अभी हमने फिर उसी मैटर को लेकर के हमने कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार वसई में हमने जो है लिखित कंप्लेंट भी फाइल किया। और वो फाइल करने के बाद वहां से उनको नोटिस अभी जो है जाने वाला है कि आप मैनेजिंग कमेटी को नोटिस जाने वाला है कि आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। आप मनमानी बाय लॉज बना लेंगे, मनमानी रेगुलेशन बना लेंगे, जो कि अभी बाय लॉज पढ़ेंगे सेक्शन 167 में प्रोविजन है कोई भी सोसाइटी अगर बायलॉज को अमेंड करना चाहती है तो एजीएम में पास होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्रार से उसको कंफर्म होना चाहिए। ये चीजें होने के बाद ही सोसाइटी अपना कोई रूल रेगुलेशन चला सकती है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर एजीएम में पास भी करा दिया बहुमत के साथ तो कोई जरूरी नहीं कि वो कानून लागू ही हो जाए। 100% 2/3 उसको पास कराने के बाद आपका कंफर्मेशन कंसेंट चाहिए रजिस्ट्रार से, जो कि कंपलसरी है। अगर वो कंसेंट नहीं देता है तो लॉ नहीं है। ओके। मतलब जो एजीएम में जो पास होता है, मिनट तैयार होता है, तो मिनट्स को फिर वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा रजिस्ट्रार के यहाँ। उसके बाद ही फिर आप उसको लागू कर सकते हैं। उसके बाद ही उसको लागू कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। अच्छा, कई जो है मैनेजिंग कमेटी में जो लोग होते हैं उनके खिलाफ ये शिकायत रहती है कि 5 सालों से उन्होंने एजीएम नहीं बुलाई है या अपने जो बैलेंस शीट है उसको ऑडिट नहीं करवाया। तो ऐसे में फिर क्या करें? ऐसे में भी रजिस्ट्रार को ही पावर दिया गया। अच्छा, इसीलिए कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार जो बैठते हैं इसके एक्ट में कोऑपरेटिव एक्ट बना हुआ है। उसमें रजिस्ट्रार को सारे पावर दिए गए हैं कि उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या रिलीफ आप उनसे क्या क्या ले सकते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए एजीएम नहीं हो रहा है, एसजीएम नहीं हो रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसके पास उसका आप एप्लीकेशन देकर कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार में वहां से डायरेक्शन लेकर के आप इलेक्शन भी करवा सकते हैं, एसजीएम भी करवा सकते हैं, ऑडिट भी करवा सकते हैं। उनके ऑडिटर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं उनके द्वारा, आप ऑडिट भी कर सकते हैं। ओके। कोई ऐसा टाइमलाइन नहीं है कि डिप्टी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार इतना समय में किसी का समाधान कर दे, अगर वहां समाधान नहीं हो तो फिर उसके आगे अथॉरिटी के पास जाया जाए? करेक्ट, टाइम लाइन नहीं है। लेकिन टाइम लाइन न होने का मतलब ऐसा नहीं कि मनमानी तरीके से किया जाएगा। रिजनेबल टाइम में होना चाहिए। रिजनेबल टाइम मीन्स कम से कम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में एटलीस्ट ये सब चीजें होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसके खिलाफ भी हम कोऑपरेटिव कोर्ट में रजिस्ट्रार को, इवन रजिस्ट्रार के खिलाफ भी हम लोग रजिस्ट्रार को पक्ष बनाते हैं, उनके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। और क्या क्या सब परेशानियां आती है मतलब मेंबर्स के सामने? आप क्या महसूस किया है? मेंबर्स के सामने मैंने जो देखा कि परेशानी तो बहुत होती है, अननेसेसरी अनवांटेड जो है। कुछ लोगों को मेंबरशिप मतलब फ्लैट खरीद लेते हैं, सारे पैसे दे देते हैं, उसके बाद मेंबर नहीं बनाया जाता। तो इसमें फिर क्या किया जाए? ऐसे शिकायत आपके पास आई है क्या? हाँ, ऐसे भी शिकायत हमारे पास आई थी। जी। और उसमें क्या हुआ, सोसाइटी ने पैसे तो ले लिए ड्यूरिंग कोविड, पैसे भी ले लिए, एक्नॉलेजमेंट भी ले लिया। बाद में उन्होंने बोला नहीं, हम आपको अभी मेंबर नहीं बनाएंगे क्योंकि आपने अपना फ्लैट रेंट आउट कर दिया है और बिना परमिशन के, जबकि उसका लीव एंड लाइसेंस का पेपर, पुलिस एनओसी सब कुछ सोसाइटी में लेटर के द्वारा दे दिया गया था। फिर भी सोसाइटी ने उनको जो है मेंबर नहीं बनाया और उसके खिलाफ फिर हम भी रजिस्ट्रार में कोर्ट में गए और वहां से फिर हमने ऑर्डर लेकर के उनको मेंबर बनाने का आदेश दिलवाया। आप हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या क्या सलाह देंगे ताकि वो मैनेजिंग कमेटी की जो जोर जबरदस्ती उससे बच सके? हम तो उनको यही सलाह देंगे कि वो सबसे पहले अगर किसी कमेटी में कोई सेक्रेटरी, ट्रेजरर, चेयरमैन या अदर मेंबर जो कमेटी मेंबर्स हैं वो अगर आते हैं तो सबसे पहले उनको बायलॉज पढ़ना चाहिए। और अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, मनमानी करेंगे और मनमानी करेंगे तो उनको परेशानियां आएंगी और उसके लिए फिर उनकी जिम्मेदारी खुद की होगी, उनको सामना करना ही पड़ेगा हर हाल में। कई बार क्या होता है कि मेंबर्स मेंटेनेंस देते हैं, जो शुल्क लगाया जाता है वो शुल्क भी देते हैं, बावजूद इसके जो सेक्रेटरी हो गया या चेयरमैन हो गया, मैनेजिंग कमेटी का कोई सदस्य हो गया, वो जोर जबरदस्ती करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसे वसूल करने की कोशिश करते हैं मेंबर्स के द्वारा। तो ऐसे में मतलब क्या करना चाहिए मेंबर्स को? समटाइम्स देखिए, मैंने ये भी देखा हुआ है कि सोसाइटी में चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर या अदर कमेटी मेंबर्स आपके मेंटेनेंस पेमेंट होने के बाद भी समटाइम्स वो एक्सेस पेनल्टी लगा देते हैं कि आपका डिले पेमेंट आया तो पेमेंट का आपको पेनल्टी लगाने का प्रोविजन तो 18% है ही। जी। उससे ज्यादा आप लगा ही नहीं सकती। उसके बाद भी वो लोग एक्सेस पेनल्टी जोड़ देते हैं, नहीं आपने ये किया, आपने ये किया, ऐसा किया। तो ये नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता भी है तो उसके लिए कोऑपरेटिव कोर्ट में हम लोग जा सकते हैं और उसमें सोसाइटी को जिम्मेदार पाएंगे, सोसाइटी को उसमें पेनल्टी भी लगाई जाएगी और जरूरत पड़ी तो उनके अकाउंट से वो पैसे दिए जाएंगे। मान लिया कि अगर किसी को परेशान किया जा रहा है हाउसिंग सोसाइटी में किसी मुद्दे को लेकर के, तो उन्हें मतलब किससे अप्रोच करना चाहिए? एक वकील से या सीधे डायरेक्ट कोर्ट में जाना चाहिए, रजिस्ट्रार के यहाँ जाना चाहिए?
कि मतलब क्या सलाह देंगे ऐसे में लोगों को? मैं तो ये सलाह दूंगा, अगर जी। किसी को सोसाइटी के द्वारा परेशान किया जा रहा है, जी जी या तो अगर वो खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि मैं अपने मैटर को खुद कोर्ट से- में या कहीं भी ले जा करके खुद से कर सकता हूँ, जी जी तो खुद जा सकता है। जी। और अगर नहीं जा सकता है तो उसको किसी एडवोकेट से, प्रॉपर एडवोकेट से सलाह लेनी चाहिए, जी, जी। और उस तरीके से फिर वो आगे प्रोसीड करेगा तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो प्रदीप उपाध्याय जी हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं हाउसिंग सोसाइटी की परेशानियों को लेकर के, वो भी हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े परेशानियों पर लोगों को सलाह देते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके समाधान निकालते हैं। तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पर भी उनका मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं। तो प्रदीप जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपको धन्यवाद। तो अगर आपको भी हाउसिंग सोसाइटी से जुड़ी कोई समस्या हो, मैनेजर कमेटी आपको परेशान कर रहा है, चेयरमैन सेक्रेटरी परेशान कर रहा है, तो आप प्रदीप उपाध्याय जी से बात कर सकते हैं। तो हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे आप किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। आपका भी धन्यवाद प्रदीप जी। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।